आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कल हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशंस कुछ देखी थी और उसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा करी थी कि उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं या फिर उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। आज उसी सीरीज में हम लोग आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उसके पहले मैं जानना चाहती हूँ, मैंने आपको कल कुछ होमवर्क दिया था, एम, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा? चलिए, 3 लोग हैं, 3 लोग बताएंगे। हाँ ठीक, बताओ। एम, व्हाट इज एम? व्हाट इज एम? हाँ, एनीवन। जनरल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम होता है एम। ओके, उसका पर्पस और व्हाट इज टू बी एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, यानी उससे क्या होने वाला है। ऑब्जेक्टिव होता है हाउ टू अटेन दैट स्पेसिफिक गोल। हाँ, ठीक है। और फंक्शन होता है हाउ कैन वी अचीव, उसके बारे में। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको एम, फंक्शन और ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, चलिए। एम क्या होता है हमारा? सब्जेक्टिव, मतलब कुछ एक अचीव करने का हमारा वो होता है कि जो हम फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या बताया था? तो मैं भी भूल गई। हाउ टू अचीव। और फंक्शन क्या था? क्या था फंक्शन? फंक्शन मैम की अरे बताओ, सीक्वेंस है। अच्छा सीक्वेंस ही बता दीजिए। मैम एम होता है हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम और पर्पस की क्यों करते हैं एंड व्हाट इज टू बी अचीव्ड इन फ्यूचर। एम होता है आपका पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका? हाउ कैन वी अचीव। हाउ कैन वी मतलब वेज टू अचीव, हाउ कैन वी। ओके, और फंक्शन होता है व्हाट आर द इनिशिएटिव वी हैव टू वर्क ऑन स्पेसिफिक टारगेट एक्टिविटीज एक्शन। अच्छा, एम और ऑब्जेक्टिव तो मुझे समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा सा मैं कहूँगी कि मतलब पूरा गलत नहीं है, लेकिन देखिए एम आपने सही बताया। एम आपका पर्पस होता है, मतलब जैसे जब आप केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते थे तो आप उस पर सबसे पहले लिखते थे एम। मैंने यहाँ पे इसलिए समझाना की कोशिश करी है क्योंकि जनरली लोग एम, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन एक ही समझते हैं। लेकिन अगर आप एम की बात करें, जब आप केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते थे तो वहाँ पे पहला आप एम लिखते थे कि मतलब आप अचीव क्या करना चाहते हैं उस वाला एक्सपेरिमेंट को करके। मतलब क्या है, आपके दिमाग में वो चीज़ सेट है कि अगर ये इसको इससे मिला के जो कलर निकल के आता है वो हमारा ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हमारा ये एम है, मतलब हमें वो पता है। ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि हम उसको करना ही क्यों चाहते हैं, मतलब कि हमारा उससे क्या आउटकम निकलने वाला है। मतलब अगर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि मैंने सोडियम क्लोराइड बना दिया है अपने एक्सपेरिमेंट में, तो मैंने ये क्यों बनाया है, वो उसका ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग करते क्यों हैं, ठीक है। मतलब होता है, ये है, वो है, सब ठीक है, लेकिन हम करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत पड़ी है कि हमें अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करना चाहिए। इनफैक्ट ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि आप अपने कंपनी के या फिर जो भी आप काम करने वाले हो उसका एक सेट ऑब्जेक्टिव रखो। एम होना अच्छी बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्लियर है अगर आपका, तो आप स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें करते चले जाओगे। और फंक्शन ये होता है कि अगर जो आपने उसका काम निकाल दिया है, मतलब जो भी आपका आउटपुट आया है, वो आपके किन किन डायमेंशंस में आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे कि NaCl आपका क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, मतलब क्या क्या उसके यूजेस होते हैं। तो ये आपका सही पैटर्न है, ठीक है। चलिए, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहला है आपका टू एंश्योर regular and adequate supply of regular and
ensure regular and adequate supply of funds. पहले मैं लिखती हूँ, फिर एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? And adequate supply of funds. Ensure adequate returns of shareholders. Ensure adequate returns to shareholders. Optimum utilization of funds. Optimum utilization of funds. ठीक, चौथा है आपका सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट. सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपका ROR ज़्यादा होना चाहिए. ठीक, ये आपका चौथा है. पांचवा है प्लान साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर. 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के. टू एंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स, ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव है. दूसरा, एंश्योर एडिक्वेट रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स. तीसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. फोर्थ, सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट, ROR आपका इंक्रीज होना चाहिए. और पांचवा है प्लान साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर. क्या हो गया? डेट और इक्विटी में डिफरेंस पता है? शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? मैम जो डिवेंचर वो करते हैं उस पे जो शेयर खरीदते हैं, शेयर होल्डर पूछ रहा हूँ. हाँ हाँ, वो शेयर होल्डर होता है. अच्छा. और डिवेंचर होल्डर्स? जो डिवेंचर खरीदते हैं डिवेंचर होल्डर होता है. अच्छा, आप बताओ. मैम सेम है मैम. डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में इतना डिफरेंस है कि शेयर होल्डर ओनर होते हैं. हाँ, हाँ, और ये ओनर हो जाते हैं. creditor और डिबेंचर होल्डर तो क्रेडिटर होते हैं, आउटसाइडर आउटसाइडर्स. और डिबेंचर होल्डर्स को किसी भी मतलब शेयर होल्डर्स को राइट होता है एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग के लिए. डिबेंचर होल्डर्स को नहीं होता है. पार्टिसिपेशन का पार्टिसिपेशन राइट्स नहीं होते. हाँ और डिवेंचर पे डिविडेंड मिलता है. हाँ हाँ. और शेयर्स पे डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलते हैं. अच्छा, और शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाता है. डिविडेंड मिलता है. शेयर्स पे इंटरेस्ट होता है और इस पे डिवेंचर पे डिविडेंड होता है. मैम ये पॉइंट इसका गलत है. ओके, अच्छा चलिए ठीक है. आप बताइए. शेयर पे डिविडेंड देते हैं. अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. वो अकाउंटिंग का पार्ट है, मैं तो बस ऐसी जनरल नॉलेज पूछ रही थी. ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका एंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स. मतलब आप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि आपको ये चाहिए, आपको ये अश्योरिटी चाहिए कि अगर आपने कहीं से इनकम जनरेट करी है, कहीं से आपने फंड्स इकट्ठे किए हैं, तो वो आपका सोर्स हमेशा आपके लिए ओपन होना चाहिए. ये नहीं है होना चाहिए कि आपने आज एक्स जो भी इंस्टीट्यूशन था वहाँ से आपने लोन उठा लिया, लेकिन उसके बाद आप उसकी रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो आपको वहाँ से क्या कर दिया गया, डीबार कर दिया गया. आप वहाँ पे वापस नहीं जा सकते हो लोन लेने के लिए. आपकी मार्केट में स्टेबिलिटी राइट उसने ख़त्म कर दिए हैं, आपकी बड़ी बदनामी हो गई. लेकिन क्या है, फिर आपका जो ये फंड की सप्लाई है वही रुक गई. मतलब अगर आपने कहीं से फंड लिया है तो आपको ये इंश्योर करके चलना चाहिए कि आपकी गुडविल भी बनी रहे और आपका काम भी चलता रहे. मतलब अगर आपने जो भी लोन वगैरह लिया है तो एटलीस्ट अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे पा रहे हो तो इंटरेस्ट या जो भी उसका पेमेंट मेथड है वो आप रेगुलर बेसिस पे पूरा करते रहो. उसके लिए क्या ज़रूरत है आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. कि मतलब अगर एक साल में हमारा कोई टेन्योर फिक्स हुआ है कि हम अप्रैल में
जो भी हमारा सोर्स था वहाँ से हमको उसको इंटरेस्ट देना है, तो कितना इंटरेस्ट देना है, कितने ड्यूरेशन में देना है, कितने लॉट्स में देना है, कि मतलब आधा अभी देना है, आधा बाद में देना है, या क्वार्टरली देना है, कैसे देना है, ये सब आपको कैसे पता चलेगा? जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे पास अभी इतना फंड्स है प्रेजेंट में, मैंने इतना यहाँ पे खर्चा करना है, वहाँ पे उसको सैलरी देनी है, ये देना है, वो देना है, फिर उसके बाद जो मेरा निकल के आएगा, जो भी आएगा हमारा प्रॉफिट, उसमें से मुझे अपना इंटरेस्ट वापस करना है। दूसरा है एंश्योर एडिक्वेट रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स। अब यहाँ बात अगर शेयर होल्डर्स की आई है, तो अगर आपकी कंपनी है और अगर आपने अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट कराए हैं, तो जाहिर सी बात है किस लिए कराए होंगे कि आपकी पहली बात तो कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होगी, कि आपको ये यकीन है कि अगर आपकी कंपनी के शेयर्स मार्केट में गए हैं तो कोई ना कोई उसको खरीदेगा। और कोई ना कोई से मेरा मतलब है या तो आप आपके कंपनी के एम्प्लॉयज उसको खरीद सकते हैं, या फिर कोई भी बाहरी इंसान उसको खरीद सकता है। देखिए जनरली दो तरीके होते हैं। जब आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हो, जैसे कि इन्फोसिस वगैरह में, तो वो कंपनी क्या करती है, सैलरी के साथ साथ आपको क्या, अपने शेयर्स भी कंपनी के देती है। ये इस तरीके से होता है कि कंपनी आप पे भरोसा दिखाना चाहती है। ये करती इसलिए है कि कंपनी आपसे अपने शेयर्स के बदले आपकी लॉयल्टी खरीद लेती है। मतलब आपको लगेगा कि कंपनी ने मुझे शेयर्स दे दिए हैं, तो मतलब मुझ पे कितना बड़ा इसको भरोसा होगा, तो आपकी क्या हो गई, उसकी तरफ एक लॉयल्टी सिद्ध हो गई। आपको क्या करना होगा, जैसे जैसे आपकी कंपनी ग्रो करेगी, आपके शेयर्स ग्रो करेंगे, आपकी लॉयल्टी ग्रो करेगी, और आपका जो एम्प्लॉयज है वो आपके पास रेस्ट्रिक्ट होके रह जाता है। पहला तरीका जो कंपनी शेयर्स देती है वो ये होता है। दूसरा शेयर्स देने का तरीका कि आपने अपनी कंपनी को मार्केट में एनलिस्ट कर दिया। मार्केट से मेरा मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बता देती हूँ कि बीएसई में 30 कंपनी एनलिस्ट होती है और एनएसई में 50 कंपनीज एनलिस्ट होती हैं हर साल। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये उनका अपना नजरिया है। आपकी गुडविल होनी चाहिए कंपनी की, मार्केट में आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, तब आपकी कंपनी इस स्टॉक मार्केट में कहीं जाके लिस्ट होती है। लेकिन अगर आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट से लिस्ट होने से रह गई, तब वो जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को शेयर दे देती है। अब होता क्या है यहाँ पे कि अगर आपको शेयर्स कंपनी के मिल गए हैं, तो पहली बात तो आपको ये लगेगा कि हमें ओनरशिप राइट मिल गया है। लेकिन अगर आपको दूसरे तरीके से, मतलब अगर आप एम्प्लॉय हैं और आपको शेयर होल्डर्स के राइट मिले हैं, या मतलब शेयर मिले हैं, तो कंपनी आपसे ये चाहती है कि आप अपनी सैलरी का कुछ पार्ट गिव अप कर दीजिए। मतलब अगर मान लीजिए आपकी सैलरी एक मंथ की 50,000 है, और अगर आपकी कंपनी में ये पॉलिसी है कि ग्रोथ कंपनी के साथ साथ जैसे होती रहेगी आपको शेयर्स मिलते रहेंगे, तो मतलब ये है कि 50,000 का कुछ परसेंट आपको एज अ शेयर कंपनी दे देती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी आपको पैसा कम देती है, लेकिन उसके बदले में आपको शेयर दे देती है। होता क्या है कि जब कंपनी ने आपको शेयर्स दे दिए, तो पहली बार उसने अपनी कॉस्ट कटिंग कर ली, आपको पूरी सैलरी भी उसने नहीं दी और आपसे लॉयल्टी भी गेन कर ली। अब रिटर्न्स की जब बात आती है, तो वो कंपनी आपसे ये कह सकती है कि जैसे जैसे हमारी कंपनी ग्रो करेगी, आपको शेयर्स पे रिटर्न्स मिलने लगेंगे। कैसे, समझाते हैं। अगर आपने एक मूवी देखी होगी, अगर आपने एक मूवी देखी होगी, इसका नाम है दिल धड़कने दो। उसमें जो महिला है, उनके जो फादर है, वो क्या कहते हैं कि मैं अपना प्लेन बेच रहा हूँ ताकि मेरी कंपनी का जो भी नुकसान है, मैं आपको बस स्टोरी इसलिए समझा देती हूँ क्योंकि मुझे रिटर्न ऑन शेयर्स समझाने। देखिए उसमें होता क्या है कि वो अपना प्लेन बेच रहा होता है क्योंकि उसकी कंपनी लॉस में जा रही होती है। उसकी जो बीवी होती है वो कहती है कि नहीं, मैं प्लेन तुमसे मैं खरीद लूंगी और मैं जो कंपनी के मेरे शेयर्स हैं वो मैं मार्केट में बेचूंगी। मतलब ये आपकी कंपनी है, ठीक है, इसके आपने 4 शेयर्स कर दिए, मान लीजिए 25%, नहीं 25% आपने इसको दे दिए, 25% इसको दे दिए, 25% इसको और 25% इसको। मतलब आपकी फैमिली में 4 लोग थे, आपने कंपनी में 4 हिस्से करे और 25% शेयर सबको
पर पर्सन अलॉट कर दिए। अब होगा क्या, ये शेयर्स सबके इंडिविजुअल राइट्स पे डिपेंडेंट है कि मतलब मेरा 25% है, मैं चाहूँ तो इसको बेच सकता हूँ और ना चाहूँ तो ये कंपनी में एज इट इज लगे रहेंगे। अब है क्या वो स्टोरी में कि उनकी जो मदर है वो एक प्लेन खरीदना चाह रही है जो उनके घर में पहले से पड़ा हुआ है। अब होना क्या है कि अगर ये 25% ये मार्केट में निकाल देती है तो भाई कंपनी की गुडविल के हिसाब से चलता है, ठीक। अब 25% के शेयर्स उन्होंने मार्केट में निकाल दिए तो मान लीजिए उनका प्रॉफिट कुछ अराउंड 2 करोड़ रुपीज आया। वो उसमें दिखाया नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए उन्होंने अपने 25% शेयर मार्केट में बेच दिए, मतलब कंपनी में थे, यानी अगर वो एम्प्लॉय मानी गई उस कंपनी की तो वो थी उसी कंपनी में। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने अलग से वो शेयर रखे, रहेंगे उसी कंपनी में, कंपनी का ही पार्ट रहेंगे। अलग से आपको ओनरशिप ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप ओनर हैं, आपको सारे राइट्स मिलेंगे, जो भी आपको वोटिंग डिसीजंस और जो भी आपको डिसीजंस है मीटिंग वगैरह के सब आपको वहाँ पे करने मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये शेयर्स मार्केट में बेच दिए, मतलब किसी और इंसान को बेच दिए, तब आपने उसे क्या दे दिया, उस कंपनी में शेयर होल्डिंग दे दी। मतलब आपने उस इंसान से कुछ पैसे ले लिए क्योंकि आपको पैसे की जरूरत थी, जैसा कि यहाँ पे है, इनको ये प्लेन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी, इन्होंने वो शेयर मार्केट में फ्लोट करा दिए। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। रिटर्न्स कैसे होते हैं, ये अगर शेयर इन्होंने ना बेचे होते, मान लीजिए, ठीक, अगर इन्होंने शेयर बाहर मार्केट में ना बेचे होते तो ये 25% के रिटर्न्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कैसे जाते हैं, मतलब आपकी कंपनी जब ग्रो करेगी, आपकी गुडविल एस्टैब्लिश होगी, आपकी एक क्रेडिट रेटिंग होती है जिसको हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहते हैं। ये एजेंसी आपकी क्रेडिट रेटिंग करती है, मतलब अगर कभी आपने पैसा लिया होगा, कभी आपकी कंपनी ने पैसा लिया होगा और अगर आपने उसको टाइम से वापस किया है तो इसमें आपकी रेटिंग चढ़ती रहती है। मतलब कभी आप अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करेंगे तो आप देखते होंगे कि आपका एक क्रेडिट रेटिंग का एक चार्ट होके आता है जिसमें वो रेड से येलो और ग्रीन में वो स्विच करता रहता है। मतलब अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत पुअर होगी तो वो रेड सिग्नल देगा और ठीक ठाक होगी तो वो येलो, नहीं तो वो ग्रीन। मतलब ग्रीन मतलब क्या, बहुत ही अच्छी क्रेडिट रेटिंग है, मतलब आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान है, ट्रस्टवर्दी कंपनी है। ये क्या है, मार्केट में इमेज जाती है, एक मैसेज जाता है कि अगर किसी को कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो ये फला कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। मतलब क्या है, एक इनडायरेक्टली जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है वो मैसेज देती हैं कि हाँ अगर किसी को फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे कर सकता है, जैसे कि आपकी रिलायंस, ठीक। अब इस रेटिंग के हिसाब से आपकी कंपनी के शेयर्स बढ़ते घटते रहते हैं। मतलब जैसे जैसे पीपल जो लोग हैं इसमें इन्वेस्ट करेंगे आपकी कंपनी में, आपके शेयर्स, आपकी कंपनी ग्रोथ करने लगेगी और उस ग्रोथ से आपको इनडायरेक्टली आप ही को रिटर्न मिलेगा। मतलब किसी ने आपके कंपनी में मान लीजिए 1000 रुपए इन्वेस्ट करे तो 1000 रुपए से आपने 200 रुपए एक्सपेंडिचर में खर्चा कर दिए और बचे कितने, 800 रुपए रिटर्न किसको दे दिए, शेयर होल्डर्स को। तो मतलब यह है कि जैसे जैसे आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी उस हिसाब से आपकी जो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स है वो भी बढ़ता रहेगा आफ्टर ऑल द एक्सपेंडिचर आर पेड। ये हमेशा याद रखिएगा कि शेयर होल्डर को जब भी पैसा दिया जाता है तो हमेशा सारे एक्सपेंसेस देने के बाद दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ये मैंने कल भी समझाया था कि अगर उस कंपनी के पास फंड्स आ गए हैं तो उसे वो इस तरीके से यूज करेगा या करना चाहेगा कि उसके पास ये जो सोर्स है वो हमेशा फ्लोइंग रहे, बंद ना हो जाए। मतलब ये है कि अगर आपके पास कहीं से पैसा आ रहा है तो आप ये चाहेंगे कि या तो पैसा वहां से आता रहे, और अगर वहां से पैसा नहीं आ रहा है तो मैं ये जो मेरे को पैसा अभी मिला है प्रेजेंट में, ये मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जहां से ये पैसा दुगना तिगना होके मुझे वापस मिलता रहे। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि पैसे से पैसा बनाने का भी काम कौन करता है, पैसा ही करता है। मतलब अगर आपको पैसे पे रिटर्न चाहिए तो आपको उस पैसे पे थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा,
थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं से रिटर्न मिलेगा। मतलब अगर ये है कि आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आप अभी इस टाइम पे एक स्कूल खोल लो या फिर एक कोचिंग सेंटर खोल लो, मतलब क्या है, आपने उस पैसे को लगाया किसमें, इन्वेस्टमेंट करा एक कोचिंग सेंटर बनाने में, कुछ टीचर्स को हायर करने में, बच्चों को इकट्ठा करने में, एडवर्टाइजिंग करने में, एजेंसी स्टैब्लिश करने में, सब कुछ। उसके बाद क्या आया, बच्चे जैसे जैसे फीस देते रहेंगे, आपका वो पैसा आता रहेगा। मतलब ये नहीं है कि वो सोर्स जो आपका बन के खड़ा हुआ है एक कोचिंग सेंटर, वो 1 साल में खत्म हो जाएगा या 2 साल में खत्म हो जाएगा। अब भाई कोचिंग बनी है तो सालों साल चलती रहेगी, जब तक गवर्नमेंट में उस चीज की वैकेंसी निकलती रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। बात करते हैं सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट। ये ROR क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न। मतलब वही बात है, जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या वो कंपनी, क्या वो इंस्टीट्यूट सेफ है। जैसे कि जब आप कोचिंग में एडमिशन लेने जाते हो तो आप कोचिंग के रिव्यूज देख के जाते हो, या फिर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हो तो क्या सोचते हो कि हाँ इसके रिव्यूज अच्छे होने चाहिए, मैं 2-4 बच्चों से बात कर लूँ, मैं 2-4 टीचर्स से बात कर लूँ कि कहीं मैं जो पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 सेमेस्टर बाद वहाँ पे क्लासेस ही ना चले। आपने हमेशा पेपर्स में देखा होगा कि जो स्कूल्स हैं, ये जो फर्जी स्कूल चलते रहते हैं, ये अक्सर वहाँ पे ऐसे ही फर्जीवाड़ा वहाँ पे चलता रहता है कि वहाँ पे बच्चों से फीस बहुत ही मिनिमम फीस लेते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि अप टू क्लास 10th उनका स्कूल चलता है। माँ बाप भी सोचते हैं कि चलो बच्चा 10th पढ़ ले, फिर तो क्या ही होगा। 10th तक की फीस वहाँ से ले ली जाती है, उसके बाद क्या पता चलता है, यहाँ तो धांधली होती है। मतलब क्या है कि बच्चों को ऐसे ही पास करा देते हैं, एग्जाम्स नहीं होते हैं, सेंटर नहीं पड़ता है, मतलब बहुत ही करप्शन वाला जो सिस्टम होता है वो है। यहाँ पे सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट की बात यह है कि आपने पैसा कहीं पे भी खर्चा किया है वो सेफ होना चाहिए, मतलब उस पर रिटर्न आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर आप उस पर धूल जम गई, आप बैठ गए उसको लेके, या जो भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया बैठ गए, और वो कह रहा है कि अब 5 साल बाद ही रिटर्न आएगा तो आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका टर्म डिपॉजिट। जब आप टर्म डिपॉजिट लेते हो या टर्म इंश्योरेंस लेते हो, एक वर्ड होता है टर्म इंश्योरेंस, क्या होता है ये, आइडिया है कुछ, आइडिया नहीं? ठीक है, मैं बताती हूँ। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है या फिर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है कि आप इसमें अपना जो भी प्रीमियम है वो भरते तो रहते हो, लेकिन उसमें आपकी गारंटी नहीं होती। एक जनरल इंश्योरेंस में क्या गारंटी होती है कि इतने साल तक आपने प्रीमियम भरा, फिर जब आप बुढ़ापे की स्टेज में आओगे, मतलब जब 60 या 62 के हो जाओगे, तब आपको वहां से क्या आने लगेगा, रिटर्न आने लगेगा। रिटर्न इन द सेंस आपके बैंक में उतने अमाउंट का इंटरेस्ट डिपॉजिट होने लगेगा। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो देखिएगा, उन्होंने अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं ये इसीलिए लगाई जाती हैं, इनको भी इन्वेस्टमेंट का एक जरिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप जब अपने कमाई के स्टेज पे होते हो, मतलब जब आप यंग होते हो, जितना भी आप कमाते हो उसका थोड़ा थोड़ा % प्रीमियम्स में भरते रहते हो। फिर जब आप बुढ़े हो जाते हो, 60 अबव हो जाते हो, आपकी जॉब चली जाती है, रिटायर हो जाते हो, तब वहां से आपको आपके एज अ पेंशन में थोड़ा सा इंटरेस्ट एड ऑन होता है। मतलब क्या है कि आपकी जो मतलब आप कमाने की क्षमता तो रह नहीं गई, लेकिन फिर भी आपको जीवन यापन तो करना है, तो वो जो कंपनीज होती हैं उस टाइम पे जो आपने इन्वेस्टमेंट वहां पे किया था, अब उसका रिटर्न आपको देती। लेकिन टर्म इंश्योरेंस ऐसी चीज नहीं होती है, वो आपसे प्रीमियम लेती रहती है, लेकिन आपको वापसी तब होती है जब आपकी मृत्यु हो जाती है। मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपकी डेथ हो जाएगी तब आपका ये जो प्रीमियम का पैसा है ये आपकी फैमिली को मिलेगा। मतलब आपका इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये इंसान तब लेता है अगर उसको पता है कि मुझे कोई ऐसी गंभीर बीमारी है और मैं बहुत जल्दी डेथ की तरफ जाने वाला हूं, तब इंसान ये टर्म इंश्योरेंस लेता है, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिटर्न बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब क्या, प्रीमियम के पैसे बहुत कम, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा मिलता है। ये एक इंश्योरेंस का कंसेप्ट है। अगर आपने इंश्योरेंस कभी पढ़ी होगी तो आपके पास मतलब थोड़ा सा नॉलेज होगा। मैंने बस आपको रेट ऑफ रिटर्न समझाने के लिए इंश्योरेंस का एग्जाम्पल लिया है। टर्म इंश्योरेंस में यही होता है कि आपके पैसे की, आपके प्रीमियम की सेफ्टी नहीं होती है जब तक कि आप मर नहीं जाते। मतलब आपके मरने के बाद आपकी फैमिली को पैसा मिलेगा, और बाई चांस अगर आप जीवित रह गए
और आपने कोई स्टिपुलेटेड टाइम दिया हुआ है इंश्योरेंस कंपनीज को, तो वो पैसा आपका लैप्स कर जाता है। ये होता है आपका सेफ्टी। मतलब इस पैसे की सेफ्टी तब तक नहीं है जब तक आप जीवित हो। यहाँ पे इंसान यही सोचता है कि काश मैं इतने ड्यूरेशन में ही मर जाऊं। ठीक है, ये होता है आपका टर्म इंश्योरेंस। थोड़ा सा इंश्योरेंस में अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ा होगा आपने, इंश्योरेंस होगा चैप्टर ना, मतलब सब्जेक्ट होता था इंश्योरेंस, आपने देखा होगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। ये आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है। स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको कल भी बताया था कि वो सेटअप जहाँ से अब आप पैसा ही निकाल सकते हो। अब मतलब ये है कि अब आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, आपने अपना इंस्टीट्यूशन खोल दिया है, वहां से अब पैसे आपके अपने आप ही जनरेट होते आएंगे। बस आपको थोड़ा सा काम उस पर करना रहना पड़ेगा। आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी इन्वेस्टमेंट मेथड्स नए नए आ रहे हैं, बस क्या कहते हैं, चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ आपको वो मार्केट के साथ चलना पड़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट्स आते रहेंगे। आपको अपने पैसे के बारे में अब नहीं सोचना पड़ेगा। ये है आपका साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर हो गया? लिख लिया? दो दो लाइन भी लिख लीजिए, लिखिए। आप लोग स्पेस नहीं छोड़ते, स्पेस छोड़ा करिए। अगर मैंने कोई पॉइंट लिखा है तो उसके नीचे दो ये से 3 लाइन की स्पेस छोड़ा करिए, क्योंकि आपको अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। ऑब्जेक्टिव्स आपके वो चीजें होती हैं जो आपको चाहिए ही होती है। मतलब ये जानना आपके लिए जरूरी होता है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसका आउटकम क्या निकल के आने वाला है, उससे मेरे को क्या बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आपका फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक बार पढ़ लीजिए इसको, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो है आपका फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला है आपका, पहले मैं लिख लूंगी, फिर मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगी और आप लोग एक दो लाइन छोड़ के ही लिखेंगे। कॉम्पोजिशन लिखा है, ठीक है, ये ऐसे में थोड़ा सा। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कॉम्पोजिशन, पहला है आपका एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। तीसरा फंक्शन है आपका चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। चौथा है आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। फिर पांचवा है आपका
डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। छठा है आपका मैनेजमेंट ऑफ कैश। ये MNGT आपका मैनेजमेंट है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग पूरा लिखिएगा, मैनेजमेंट ऑफ कैश। और यहाँ पे 7th लिख लीजिए, फाइनेंशियल फोरकास्ट, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। ये आपके कुछ 7 फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। अब एक एक करके चर्चा करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर ही रहे हैं, हमने अपनी कंपनी सेटअप ही कर दी है, तो हमारी कंपनी को कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी आगे आने वाले, मान लीजिए 5 सालों में, या फिर शॉर्ट टर्म बेसिस पे चलें तो आगे आने वाले 2 सालों में। मतलब कि एक इंडिविजुअल बेसिस पे एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि आपने अभी अभी ज्वाइनिंग करी है, मान लीजिए आपकी सैलरी है कुछ 12,000 या चलिए 10,000 की आपकी सैलरी है, आपने अभी अभी ज्वाइनिंग करी है और आपने देखा कि आने वाले टाइम में मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है एक लैपटॉप की, क्योंकि भाई काम तो बहुत होता है और मैं हर बार अब साइबर कैफ़े में जाके अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकती, टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, बहुत टाइम लगता है मुझे यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने में, फिर वहाँ पे भी चार्ज लेता है। फिर आपने सोचा कि मुझे भाई अपने काम को बढ़ाने के लिए एक लैपटॉप की ज़रूरत है। आपने सर्च किया कि हाँ लैपटॉप कुछ 56-60,000 में अच्छा वाला आ जाता है। आपने क्या सोचा कि अब अगर मुझे 60,000 का लैपटॉप चाहिए तो आपके पास दो क्या ऑप्शंस हैं, या तो आप उसको EMI पे ले सकते हो और या फिर आप पूरा ही पेमेंट करके उसको खरीद सकते हो। आपने किसी से पूछा कि भाई EMI पे लेना बेहतर होगा कि पूरा पेमेंट करके लेना बेहतर होगा। सामने वाले ने कहा कि EMI पे ये चीज़ें होती हैं, ये प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और फुल पेमेंट के ये प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। फिर आपने उसमें क्या एनालिसिस लगाई कि हाँ अगर मैं EMI पे लेता हूँ या लेती हूँ तो पर मंथ मेरी सैलरी से कितना पैसा कटने वाला है। मतलब आपने एस्टिमेट लगाया, जिसको कहते हैं ना, एक ध्यान से सोचा समझा और ये निष्कर्ष निकाला कि हाँ मेरी सैलरी में से पर मंथ 3,000 रुपये कटने वाले हैं अगर मैं EMI पे लेता हूँ। अगर मैं इसको फुल उस पे ले लेता हूँ, फुल पेमेंट पे ले लेता हूँ, तो कितने महीने में मेरे को 60,000 रुपये हो जाएंगे। भाई 10,000 अगर आपकी सैलरी है और अगर आप कुछ खर्चा नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है, नॉर्मल मैथ्स है कि 6 महीने में आपके पास 60,000 रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक। लेकिन मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपये में से कुछ खर्चा करते हो, जैसे कि दूध लाना है, बिजली का बिल है, ये है वो है, अगर आप घर पे मतलब सबके साथ नहीं रहते हो तो मतलब क्या है कि आपने सारी गणित भिड़ा ली कि मुझे अगर 60,000 का लैपटॉप चाहिए तो 3,000 रुपये EMI से कट रहे हैं, और अगर मैं फुल डाउन पेमेंट पे लेता हूँ तो कुछ कुल मिला के मेरे को इतना खर्चा यहाँ पे देना है, इतना खर्चा यहाँ पे देना है। अगर मैं अपनी सैलरी से पर मंथ 5,000 भी बचाता हूँ तो कब जाके मेरा पूरा हो जाएगा, इतने ड्यूरेशन में आपका 60,000 रुपीज़ पूरा हो जाएगा, और तब तक मैं अपने किसी दोस्त के लैपटॉप से या फिर क्या कहते हैं कि साइबर कैफे में जाके अपना काम करा सकता हूँ। ये था आपका एस्टिमेशन। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी को लॉन्ग टर्म में, मैंने जैसे बताया कि 1 साल 2 साल बाद उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश होना है मान लीजिए, तो उसको कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, मतलब क्या उसका कैपिटल मतलब लॉन्गिंग उसकी कैपिटल की कितनी होगी, कि उसकी क्या डिमांड होगी कि मुझे अगर इतनी मान लीजिए कि कोई कंपनी है डायमंड्स में वो करती है, ठीक है। अब उसने सोचा कि आने वाले टाइम में ब्लू कलर के डायमंड्स का बहुत ही वो होने वाला है, अब मैं ब्लू डायमंड्स में अपनी कंपनी में सेल आउट करना चाहता हूँ। तो वो पहले तो ये एस्टिमेट लगाई कि ब्लू डायमंड्स अगर वो एक्वायर करता है तो उसकी कॉस्ट क्या आती है, उसकी कॉस्टिंग क्या आती है, और अगर वो ब्लू डायमंड्स एक्वायर करने की उसने कॉस्ट एस्टिमेट कर ली तो उसको ये देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट टाइम से
फ्यूचर टाइम में जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा और उस फ्यूचर टाइम में उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी। मतलब यहाँ से वहाँ जाने के लिए जो आपको पैसा चाहिए होता है वो होती है आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट की एस्टिमेशन। ये लॉन्ग टर्म में भी होता है और ये शॉर्ट टर्म में भी होता है, डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक, दूसरा है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कॉम्पोजिशन। मतलब अगर आपको ये समझना है कि आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट है लेकिन आपको कहाँ कहाँ से कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है कि भाई वो चीज़ किस किस चीज़ से मिलके बनी है। अगर आपने समझा कि मुझे 60,000 रुपये का लैपटॉप चाहिए तो मैं, और मुझे जल्दी चाहिए, ठीक है, आपकी क्या है, आपकी शॉर्ट टर्म नीड है, जल्दी ही चाहिए, लॉन्ग टर्म तक मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे जल्दी चाहिए। अब आप क्या देखोगे, अपने सोर्सेज ऑफ फंड्स को एनालाइज करने की सोचोगे। मतलब 10,000 से सैलरी मिल रही है, 5,000 बचता है, अगर ये 5,000 मुझे कहीं और से मिल जाए, मतलब अगर मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ या फिर मैं किसी के असाइनमेंट लिख दूँ या फिर मैं फ्रीलांसिंग का कोई काम कर लूँ या फिर मैं जो है किसी बच्चे की बेबी सिटिंग कर लूँ, ये सब आपके क्या होते हैं, ये आपके ऑप्शंस होते हैं। यही ऑप्शंस क्या बन जाते हैं, आपके कॉम्पोजिशन किसके, कैपिटल के। मतलब आपका जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है कि आपकी ये जो रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये आपकी मीट हो रही है। क्लियर हो रहा है? अब चॉइसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। देखिए सोर्सेज ऑफ फंड्स वही बात है आपकी कैपिटल कॉम्पोजिशन, लेकिन अगर हम इसको एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से समझें तो सोर्सेज ऑफ फंड्स मतलब या तो उसके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, या तो वो एक बैंक से लोन लेगा या फिर वो किसी प्राइवेट इन्वेस्टर से लोन लेगा या फिर वो अपने किसी दोस्त से लोन लेगा। मतलब क्या है, उसके पास ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड होते हैं अपने फंड्स को जनरेट करने के लिए। यही अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके पास जाहिर सी बात है, आपको भी पता है, ये एक नॉर्मल कॉमन सेंस है कि गवर्नमेंट कंपनी है, एस्टैब्लिश कंपनी है, गवर्नमेंट की बैकिंग है उस कंपनी पे, तो उसके पास ऑप्शंस अपने आप ही खुल जाएंगे। लेकिन अगर वो प्राइवेट एंटिटी है तो उसके पास बहुत ही लिमिटेड फंड्स होंगे, मतलब लिमिटेड सोर्सेज होंगे कि जहां से वो अपने को पैसा ले सकता है। और वो पैसा ले तो रहा है, चलिए कोई दे तो देगा, लेकिन उसका ये होना चाहिए कि आपकी गुडविल भी मेंटेन होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आपने पैसा आज ले लिया फिर कल जिससे आपने पैसा लिया है वो आपके दरवाजे पे आके खड़ा होगा कि मेरा पैसा लाओ। अगर भाई आपने उसका पैसा नहीं दिया, जो आपने एस्टिमेशन लगाया था कि हाँ 2 साल में मेरी कंपनी यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी, वो नहीं पहुँची। कुछ ऐसी केसेस हो गई, कुछ ऐसी घटनाएं घट गई आपके साथ कि आपकी कंपनी वहाँ तक नहीं पहुँची। लेकिन क्या आपकी कंपनी बंद हो गई? नहीं, टाइम बुरा चल रहा है, सबकी कंपनी का होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कंपनी बंद हो गई। आपको टाइम लगेगा पैसा वापस करने में, लेकिन उस ड्यूरेशन के लिए आपकी जो गुडविल है वो मार्केट में खराब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि नाम अगर कंपनी का खराब हो गया तो उसको जीरो से फिर से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि भाई कंपनी का भरोसा ही टूट गया। जैसे आपका एग्जाम्पल है आपका मैगी का। मैगी में आपने देखा था कि एक MSG का कुछ कंपाउंड पाया गया था एक पैकेट में। क्या हुआ, पूरा हल्ला मच गया कि मैगी में ये पाया जाता है, मैगी में वो पाया जाता है। मैगी ने पब्लिकली अपोलोजाइज किया था इस चीज़ के लिए। फिर उसने क्या किया, सारा जो घाटा था वो अपने ऊपर ले लिया। कैसे? क्योंकि उसका प्रोडक्शन तो हो चुका था ना पैकेट्स का। अब उसने क्या किया, भाई मार्केट में पैकेट्स मौजूद हैं, सरकार की क्या हो गई, उस पर गाज गिर गई। उसने कहा कि तुम अपनी कंपनी बंद करो या फिर अपने पैसे, मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो वापस लो। मैगी ने क्या कहा कि भाई हम कंपनी तो बंद नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी गुडविल का सवाल है। मैगी का भरोसा अगर लोगों से उठ गया, मतलब लोगों का भरोसा मैगी से उठ गया, तो फिर कंपनी ही बंद हो जाएगी। हंसने की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, सारे प्रोडक्ट्स अपने वापस ले लिए और उसके बाद 2-3 साल के गैप के बाद उन्होंने नई मैगी लॉन्च करी, नए एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स लॉन्च करे, दूसरों के साथ कोलैबोरेशन में काम किया। लेकिन आज देखिए मैगी आपकी फिर से मार्केट में बिक रही है, लोगों का भरोसा बना हुआ है मैगी पे। इनफैक्ट मैगी की सिर्फ मैगी ही नहीं, मैगी के और भी सूप और क्या कहते हैं मसाला और ये सॉसेस वगैरह सब आपके मिल रहे हैं। मतलब आपकी कंपनी की गुडविल खराब नहीं होनी चाहिए जस्ट टू एक्वायर द फंड्स।
मतलब जहां से भी आप सोर्स ले रहे हो, आपका वो सोर्स बहुत ही ट्रस्टेड होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि आप एक प्राइवेट एंटिटी हो। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, वही बात है, इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो, फंड्स मिल गए, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, किस पे इन्वेस्ट करोगे, ये भी एक बात है। अगर आपने किसी ऐसे इंसान पे इन्वेस्ट कर दिया या ऐसी कंपनी पे इन्वेस्ट कर दिया जो आपको रिटर्न ही नहीं लाके दे रहा है या दे रही है, तो फिर आप क्या करोगे, मतलब कहाँ और कैसे। हाँ, कि मतलब अगर आपने मान लीजिए आप एक अच्छे कंपनी हो, इसको कहते हैं वेंचर कैपिटल। ये जो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स है, इसको आप कहते हो वेंचर कैपिटलिज्म। मतलब कि अब आप क्या हो गए हो, एक बड़े भाई के रोल में आ चुके हो। अब क्या होगा, अगर आपसे कोई हेल्प मांगने आएगा तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग आपके पास क्यों आएंगे, आपके पास पैसा ही तो है और कुछ तो है नहीं। भाई लेबर दे सकते हो, लेकिन लेबर उनके पास अपना होता है, उनको क्या चाहिए, फंड्स चाहिए। जो आपका एग्जाम्पल है, आपका एक वो आता है ना शो, शार्क टैंक, वो लोग क्या मांगने आए हैं, उनका ऑलरेडी सेटअप है, लेकिन वो क्या मांगने आए हैं, आपसे फंड्स मांगने आए। वो जो वहां पे शार्क्स बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं आपकी कंपनी में, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर जाहिर सी बात है, आपको अपने प्रोडक्ट्स को पिच करना पड़ता है, मतलब सेल आउट करना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, वो जो शार्क्स बैठे रहते हैं। वही बात है कि अगर कोई कन्विंस हो गया तो वो इन्वेस्ट करेगा, नहीं कन्विंस हुआ तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। मतलब मान लीजिए आपने कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो देखने में तो जेन्युइन लग रहा है, कि मान लीजिए कोई तौलिया है, आप तौलिया बेचते हैं, तौलिया का काम तौलिया जैसा ही होता है। अब उसमें क्या है कि उस कंपनी ने आपको ये बताया कि नहीं नहीं, हम जो तौलिया बना रहे हैं वो बहुत अच्छा तौलिया है, इस तौलिए को ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, हम इसको मतलब क्विक ड्राइंग तौलिया है, इसको कहीं भी डाल दो सूख जाएगा, गंदगी इस पे नहीं चिपकेगी, जो भी है, मतलब उसने सेल आउट करने के लिए कुछ भी बोल दिया। लेकिन जब आपने उस पे अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, तब आपने देखा ये तौलिया तो नॉर्मल तौलिया ही है, नॉर्मल दिखता है, नॉर्मल गंदा होता है। क्या कहने की क्या बात है कि मतलब आपका पैसा वेस्ट हो गया। इसलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो बहुत ही सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, मतलब कि आपका जो पैसा है, जो सरप्लस प्रॉफिट है, वो आप कैसे डिस्पोज ऑफ करोगे। इसका एक एग्जाम्पल होता है, देखिए डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, मतलब पहली बात तो ये है, सरप्लस क्या होता है मैंने आपको कल समझाया था। मतलब जब आपका सारा पैसा, मतलब जो भी खर्चा है आपके, सब निकल जाए, आपने लोगों की पेमेंट दे दी, शेयर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट दे दिया, जो भी मतलब सब आपके कंपनी में था, जो भी आपको खर्चे करने थे आपने वो कर दिए, फिर भी लकीली आपके पास इतना पैसा बच रहा है। बच इन द सेंस ये रहा है कि आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप उसको फर्दर इन्वेस्ट करो, लेकिन मान लीजिए कि आपने बहुत जगह मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब आपकी कंपनी एक ऐसी स्टेज पे आ गई है कि अब वो कंपनी एक पहचान बना चुकी है, उसके मार्केट्स में भी अच्छी स्टेबिलिटी है, गुडविल भी अच्छी चल रही है, जैसे कि आपकी रिलायंस। मतलब रिलायंस चाहे तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको भी क्या है, होल्ड करके रखना पड़ता है अपने हॉर्सेस को, जिसको कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस। मतलब उसको कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, कि कहीं ये ना हो कि मैंने अपनी कंपनी तो बड़ी बना ली, अब मैं दूसरों की कंपनी पे उनके शेयर्स खरीद रहा हूँ, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वहां पे ये कर रहा हूँ, तो क्या है, आप पूरा अपनी कंपनी को फैला तो रहे हो, लेकिन क्या आप उसको समेटने की कैपेबिलिटी रखते हो कि नहीं। मतलब भाई रिलायंस ने जैसे ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, टाटा ने ये खरीदा, वो खरीदा, तो उनके पास कैपेबिलिटी है, उस चीज को करने की क्षमता है,
लेकिन बाई चांस आपके पास वो क्षमता नहीं है, तब आपके पास डिस्पोजेबल करने के लिए, मतलब डिस्पोजल करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या कर सकते हो। मतलब पहला तो है आप चैरिटी कर दो, जैसे कि रतन टाटा जी जो थे हमारे, वो अच्छी खासी चैरिटी करते थे। इनफैक्ट अपनी सैलरी का काफी हिस्सा वो जस्ट दान दे देते थे, मतलब कोई रसीद वगैरह नहीं मांगते थे, बस उनसे किसी ने मांगा, किसी इवेंट पे कोई आ गया, चेक नॉर्मल साइन करी, दे दी। और चेक ऐसी वैसी भी नहीं कि 100 रुपए या 1 लाख की चेक, नॉर्मल करोड़ करोड़ की चेक वो ऐसे ही दान कर देते थे, चैरिटी कर देते थे। दूसरा है आपका CSR। CSR क्या होता है, कौन बताएगा? For the welfare of CSR का फुल फॉर्म बताओ। चलिए मैं बताती हूँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में? कंपनीज एक्ट 2013। वो तो मुझे भी पता है। सेक्शन शेड्यूल, एनीवन? चलिए शेड्यूल 7, ठीक। अब देखिए क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कंपनी को क्या चाहिए कि उसको कहीं ना कहीं अपने को स्टैब्लिश करना है, मतलब ये उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब अगर उसने ये ध्यान रखा है कि वो मार्केट में काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो एक्सप्लॉयटेशन हो ही रहा होगा, वो चाहे ह्यूमन का हो, एनवायरनमेंट का हो, या फिर किसी और चीज का हो। लेकिन ये एक तरीका होता है क्या, सोसाइटी को गिव बैक करने का। क्या है इसमें, चैरिटी में आपने नॉर्मल दान कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि CSR में आपको अपना परसेंटेज, जो कि है शायद 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर, ये क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। ये कंपनी के ऊपर एक मैंडेटरी प्रोसीजर होता है, जो अगर कंपनी है स्पेशली प्राइवेट है और वो अच्छा खासा कमा लेती है, तो उसको CSR अपना देना ही पड़ता है, ठीक है। दूसरा है NGO। NGO मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए, आप किसी कॉज से जुड़ गए, मतलब कि आपने एक कॉज अपने दिमाग में रखा है कि मुझे वुमेन के राइट्स के लिए कुछ करना है। आप अपने पर्टिकुलर पर्सनल लेवल पे तो भले कुछ ना कर पाओ कि भाई अब आपकी कंपनी बड़ी होगी, अब आप पर्सनली तो जाके लड़ोगे नहीं कि तुमने लड़की को कैसे छेड़ दिया, मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या होगा, आप किसी NGO से जुड़ोगे, मतलब क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वहां से जुड़ोगे। आप उनके जो भी प्रोसीजर्स होंगे उनको सराहना दोगे। हो सकता है अगर वो कभी आपसे पैसे मांगने आए तो आप उनको यहाँ पे हेल्प कर दोगे। मतलब जैसे कि जो रेप विक्टिम्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसी केसेस होते हैं कि लड़कियों को छोड़ देते हैं, मतलब न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनको अबैंडन कर देंगे लोग, या फिर पानी में बहा देंगे, बहुत सारे ऐसे केसेस आपने पेपर में देखे होंगे। उनके लिए भी एक NGOs वगैरह खुलते हैं। आपने वहाँ पे क्या किया, डोनेशन करना शुरू कर दिया। डोनेशन सिर्फ पैसों का नहीं, मतलब आप अपना टाइम डोनेट कर रहे हो, आप वहाँ पे हो सकता हो उनके स्कूलिंग का, मतलब वहाँ पे मान लीजिए कि 50 लड़कियां हैं छोटी छोटी, ठीक है। आपने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, ये जो मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, मैं इस प्रॉफिट से उन 50 लड़कियों के स्कूल का खर्च उठा लूंगा, मतलब प्राइमरी स्कूल के जो एजुकेशन होती है उसका खर्च उठा लूंगा। तो ये है, आप किसी NGO से जुड़ गए, आपने वहां पे कुछ हेल्प कर दी। तीसरा है स्कूल, हॉस्पिटल, ये जो भी आपके रैन बसेरा वगैरह होते हैं ना, कि ठंडियों में आप कंबल बांट रहे हो, शॉल बांट रहे हो, खाना खिला रहे हो, लंगर लगा रहे हो, ये सब क्या है, ये आपके तरीके हैं कि आप अपना जो सरप्लस प्रॉफिट है वो कैसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। मतलब आप किसी से जुड़ना नहीं चाहते, आप अपने खुद से करना चाहते हो, तो आपने कोई स्कूल खोल दिया। अब इसमें होता क्या है कि आपने अगर स्कूल खोला है तो आपका भी एक तरीके से प्रॉफिट भी होता है, हॉस्पिटल खोला है तो आपका भी एक तरीके से प्रॉफिट होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो और यहाँ से आपको रिटर्न भी आ रहा है। मतलब तो जनरली लोग क्या करते हैं, या तो ये करते हैं या तो फिर ये करते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया, ठीक। अब क्या बचा था आपका, मैनेजमेंट ऑफ कैश। मतलब वही बात है कि आपका जो कैश है आप उसको कैसे मैनेज करते हो, मतलब आप उसको कहाँ फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हो, बैंक में रखते हो। बैंक में रखते हो तो कौन से बैंक में रखते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्विस बैंक अकाउंट में रखते हो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अब वही है, आपने अपना मैनेजर रखा हुआ है, वो कैश आपका मैनेज करता है, अकाउंटेंट रखा है, CA रखा है, वो सब आपके कैश
और जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको मैनेज करके रखता है, ताकि आपका जो फ्लो ऑफ बिजनेस है वो ना टूटे और आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है भाई, आपने अपनी कंपनी एस्टैब्लिश कर ली, बढ़िया चल रहा है, काम एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन क्या है कि आपको ऐसा लग रहा है, मतलब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपने कहीं से ऐसा सुना कि भाई कोविड नाम का एक वायरस है, चाइना से चला है। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपने समझ लिया कि अब अगर ये वायरस चल रहा है तो इसकी क्या क्या हो सकती है, मतलब आउटकम्स क्या हो सकते हैं, मतलब मेरी कंपनी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जहां जिस मार्केट में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, यहाँ जिस मार्केट से मुझे फंड्स मिलते हैं, क्या इन्वेस्ट पड़ेगा, मतलब क्या आउटकम होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब क्या है फोरकास्टिंग। मतलब एक जिसको कहते हैं ना दूरदर्शिता, मतलब आप अभी प्रेजेंट में रह के चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, पैटर्न फॉलो कर रहे हो, कैसे करंट न्यूज से अपडेट रह के। आपने देखा कि भाई पहला लॉकडाउन लगा है, आपने तुरंत जो भी आपका मार्केट था वहां से अपना पैसा विड्रॉ कर लिया। क्यों भाई, आपने फोरकास्टिंग की हुई थी पहले। क्यों? क्योंकि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते थे, आपने फोरकास्टिंग की थी, आपको पता था कि अगर एक लॉकडाउन लग गया, झटका लगेगा, मार्केट आपकी गिर जाएगी। अगर आपकी मार्केट गिर गई तो जाहिर सी बात है आप कोई इन्वेस्टमेंट तो वहां पे नहीं करेगा ना। सब लोग क्या है, अपनी जान बचाएंगे, मास्क खरीदेंगे, सैनिटाइजर खरीदेंगे, कि बैठ के वहां पे मार्केट खेलेंगे। नहीं, आपने क्या किया, आपने मार्केट से शेयर विड्रॉ कर लिए, ताकि आपको एक मेंटल पीस भी हो जाए कि हाँ चलो मेरी मार्केट में कोई शेयर नहीं है, अब मुझे उतनी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, जब स्थितियां सही होंगी मैं वापस से मार्केट में एंटर कर जाऊंगा। ये होता है आपका फाइनेंशियल फोरकास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स किसके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के खत्म होते हैं। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने क्या पढ़ा है अब तक। ठीक है, हम लोग ने अब तक, ये आपकी थी यूनिट 4, इसमें हम लोग ने अब तक पढ़ा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों करते हैं, इसके एलिमेंट्स, इसके हाँ इसके स्कोप पढ़े थे हमने, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हमने, फिर उसके बाद हमने इसके फंक्शंस पढ़ लिए। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा चैप्टर था यूनिट 4 का, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, वो आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, मतलब ये आपका पूरा टॉपिक है। एक बार जल्दी से नोट्स को अपने स्क्रीन से ऑन कर लीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, बस उसके बाद फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। जो कल पढ़ाया था, जो आज पढ़ाया था, वो नोट्स रिवाइज कर लीजिए, फिर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, वरना आपका अच्छा करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट में डिफरेंस कर लिया था, क्या होता है डिफरेंस, कल आपका कुछ होमवर्क था। हाँ बताइए। एसेट्स होता है जो बिजनेस के यूज के लिए होता है, वो सोल्ड आउट नहीं हो सकता जी। है, और वो टेंजिबल एसेट्स होता है। हाँ हाँ, और जो करंट एसेट्स होता है वो बिजनेस के उसके लिए नहीं होता, आप उसको खरीदते हो सोल्ड आउट करने के लिए, और वो होता है लिक्विडिटी होती है उसमें, मतलब आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो जितना उसका टाइम पीरियड होता है उसमें, या तो 1 साल के अंदर जो पहले होता है। जी गुड, ठीक है, मतलब आप लोग अच्छे से होमवर्क कर रहे हो, क्लासेस समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई किसी पॉइंट पे नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर आपका टॉपिक होगा जो अगला है, वो आपका बजटरी कंट्रोल होने वाला है। अगर आप चाहेंगे तो मैं बजट उससे पहले पढ़ा दूंगी, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच कर जाएंगे। बजटरी कंट्रोल आपका यूनिट 4 में ही टॉपिक है, मैं मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, आप भी शायद पढ़ सकते हो, आप लोग भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा बजट आप लोगों ने देखा होगा, अपना नोट निकालिए, अगर मैं बजट पढ़ाऊंगी तो हैंड आउट निकाल लीजिएगा। ठीक है, नोट उसका बजट का हैंड आउट
गवर्नमेंट की साइड से निकालिएगा। बजटिंग है ना आप पे? कैपिटल बजट मैं देखूँगी। चलिए ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको क्लासेस समझ में आई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।